अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम टेक्स्ट बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इसके जो अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके अलावा इसमें जो है चिकित्सक और शोधकर्ता भारत, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और ब्रिटेन से शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय आंतरिक चिकित्सा का भविष्य है और यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएंगे मनमोहन सिंह। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है और यह 5 खंडों की पुस्तक है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई। और इस पुस्तक में उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को शामिल किया गया है जिनका प्रधानमंत्री के रूप में सिंह ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में सामना किया। और ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। वह एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और जवाहरलाल नेहरू के बाद अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः चुने गए थे और वे भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विलयन में एक प्रबल अम्ल है। तो विलयन में एक प्रबल अम्ल जो है वह अधिकतर आयन होते हैं। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को किसी अन्य पदार्थ में स्थानांतरित करने में सक्षम है उसे अम्ल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और कोई भी अम्ल जो विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल माना जाता है। और यह दर्शाता है कि विलयन में घुलने पर यह सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन उत्सर्जित करता है। और यह एक रासायनिक प्रजाति है जो बहुत आसानी से एक प्रोटॉन खो सकती है। एक मजबूत एसिड पानी में एक प्रोटॉन खो देता है जिसे पानी अवशोषित करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या है। तो इसका आधिकारिक विषय जो है सभी के लिए एक विकल्प एजेंसी इरादा पहुंच। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 का आधिकारिक विषय सभी के लिए एक विकल्प है एजेंसी इरादा पहुंच, जो विकल्प सशक्तिकरण और गर्भ निरोधक की उपलब्धता के मूलभूत अधिकारों पर जोर देता है। और यह विषय 3 पहलुओं पर केंद्रित है। कितने पहलुओं पर? 3 पहलुओं पर। पहला, व्यक्तियों को प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना, एजेंसी। सूचित विकल्प सुनिश्चित करना, जिसे इरादा कहते हैं। और विभिन्न गर्भ निरोधक विधियां तक पहुंच की गारंटी देना, से पहुंच कहते हैं। और विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 का उद्देश्य उन बाधाओं को उजागर करना है जिनका सामना कई लोग प्रभावी गर्भ निरोधक तक पहुंचने में करते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में। और यह दिन मिथकों का खंडन करने, कलंक को कम करने और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जो परिवार नियोजन में सूचित और जानबूझकर विकल्पों को बढ़ावा देता है। और जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है।
तो प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत जो है ये सोयाबीन है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि यह सोयाबीन जो है ये एक खाद्य बीज है और यह एक फली होती है और यह पोषक तत्वों का उत्तम स्रोत है और इसमें 31 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम वसा या तेल पाया जाता है। और इसे अरंडी अरंडी को अरंडी की फलियों से प्राप्त किया जाता है और यह तेल का उत्तम स्रोत होता है और इसमें 11.5 ग्राम वसा या तेल और 5.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और अरंडी के बीज प्रोटीन और तेल का एक प्रचुर स्रोत है। इसके अलावा गेहूं के बारे में जान लेते हैं। ये जो गेहूं है, गेहूं एक घास है और यह एक वार्षिक पौधा होता है और यह विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उत्तम स्रोत होता है और गेहूं में 1.95 ग्राम वसा ये जिसे तेल कहते हैं और 9.61 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो सरसों है, सरसों इसका बीज सरसों के पौधे से प्राप्त होता है और इसका रंग हल्का पीला होता है और इसमें 3.3 ग्राम वसा और 0.07 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोषण या आहार विज्ञान के जनक कौन है। तो पोषण विज्ञान के जनक जो हैं वह लाबोइजर हैं। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पोषण विज्ञान है, पोषण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान को पोषण विज्ञान के रूप में जाना जाता है और एक जीव में वृद्धि, प्रजनन, स्वास्थ्य और रोग को बनाए रखने के लिए यह विज्ञान खाद्य सामग्री में पोषक तत्वों और उन पदार्थों की व्याख्या करता है। एंटोनी लेबोजियर 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ और रईस थे और उन्होंने उस समय रासायनिक क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी और एंटोनी लेबोजियर को पोषण का जनक कहा जाता है। 1770 में उन्होंने पहली बार चयापचय की अवधारणा की खोज की थी और लेबोजियर मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज में अपने काम के लिए जाना जाता है और कैसे ऑक्सीजन दहन में भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। तो यह जो है एनी क्रैंक की आत्मकथा है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह है कि एनी क्रैंक एक जर्मन लेखिका थी जिसने टेल्स फ्रॉम द सीक्रेट एनेल्स और डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स जैसी डायरी लिखी। और एनी क्रैंक की कहानी उन 6 मिलियन यहूदियों में से सबसे प्रसिद्ध है जो जनसंहार में मारे गए थे और उनकी डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के सभी यहूदियों की हत्या करने के नाजी जर्मनी के प्रयास के इतिहास से कई लोगों को अवगत कराने का पहला दस्तावेज है। इसके अलावा और जान लेते हैं कौन कौन किसकी क्या है। कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद, कल्पना और माई सीएस हर्ट, द एंड ऑफ इमेजियंस, लिसनिंग टू ग्रास हापर जो है अरुंधति राय का है और इंटरप्रेटर ऑफ मालडाइस, द नेमसेक, अनस्कम्ड अर्थ, द लोलैंड, वेयर अबाउट्स, हेल हेवन जो है ढुप्पा लाइडी का है। इसके अलावा मास्टर ऑफ द गेम, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, टेल मी योर ड्रीम्स, ब्लड लाइन, मेमोरीज ऑफ मिडनाइट, नथिंग लास्ट फॉर एवर जो है सिडनी शेल्डन की है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो बाबा फरीद का संबंध जो है यह पंजाब से था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में उनके खलीफा ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद 1175 से 1265 को गज शंकर के रूप में जाना जाता है और वे बाबा फरीद के रूप में अधिक लोकप्रिय हुए थे। और बाबा फरीद दिल्ली से पंजाब के
अजोधन चले गए और वहां अपने खानखाह में रहने लगे। अतः विकल्प 2 सही है। और उन्होंने शासक वर्ग और अमीर व्यक्तियों के साथ संबंध का तिरस्कार किया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पर केंद्रित थी? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश का तीव्र औद्योगिक विकास था और इसे 1956 से 1961 तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे और उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इस योजना ने 4.50% के अपने लक्षित विकास दर को पीछे छोड़ दिया और 4.27% की विकास दर हासिल की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2025 के एनबीए चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो यह जो है ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने जीती। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया। और ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने सिएटल से हस्तांतरित होने के बाद अपना पहला एनबीए खिताब जीता और उन्होंने इंडियाना पेसर्स को 103-91 से गेम 7 में हराया और साई गिलगेउस अलेक्जेंडर को फाइनल एमवीपी नामित किया गया था। और यह फ्रेंचाइजी का दूसरा समग्र एनबीए खिताब है और पहला 1979 में सिएटल सुपरसोनिक्स के रूप में था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास चोखेर बाली के लेखक कौन है? तो चोखेर बाली के लेखक जो हैं यह रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चोखेर बाली 20वीं शताब्दी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है और यह उपन्यास महिला शिक्षा, बाल विवाह, स्वतंत्रता से पहले भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है और उपन्यास विधवाओं की दयनीय दशा को भी दर्शाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो समा शब्द है इसका अर्थ जो है पवित्र गीतों का पाठ करना है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उमानंद असम में एक है, तो उमानंद असम में क्या है? तो ये जो उमानंद है यह असम में एक द्वीप है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह दिया हुआ कि उमानंद द्वीप गुवाहाटी असम के पास स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित सबसे छोटा नदी द्वीप है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के सुख और आनंद के लिए द्वीप का निर्माण किया था। और गुवाहाटी भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग तेंग्सपो कहा जाता और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। और यह चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है और इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों की दिशा में परिवर्तन के कारण हुआ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस संस्थान को एआई के लिए यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि आईआईटी मद्रास को भारत द्वारा एआई के लिए यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई के रूप में नामित किया गया है जो वैश्विक एआई नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम है। और यह नामांकन न्यूयॉर्क में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में घोषित किया गया था जो एआई शासन और विकास में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। आईआईटी मद्रास, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेंस के रूप में
मान्यता प्राप्त है। एआई शिक्षा नीति और नवाचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह नामांकन वैश्विक दक्षिण के देशों को एआई क्षमता और अवसंरचना बनाने में सहायक करने के भारत के व्यापक मिशन का समर्थन करता है। और अगला क्वेश्चन है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका जो है परित्याग नहीं है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि त्याग भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने का एक तरीका है। और नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है, जिसमें जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिककरण शामिल हैं। क्षेत्र का समावेश एक और तरीका है जहां एक नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है और सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है जो भारत के नागरिक होंगे। पंजीकरण द्वारा नागरिकता उन व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में सामान्य रूप से निवासी हैं और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियां हैं। और जन्म द्वारा नागरिकता उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए थे, और उन व्यक्तियों पर जो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद पैदा हुए थे यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि चिश्ती, सुहरावादी और पैदाशी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। तो यह जो है सूफी धर्म से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सूफी एक रहस्यमय इस्लामी विश्वास और अभ्यास है जिसे मुसलमान ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तित्व अनुभव के माध्यम से दिव्य प्रेम और ज्ञान की सच्चाई को खोजने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाइना मास्टर्स सुपर 750 के फाइनल में भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी को कोरिया के विश्व नंबर 1 किम बोन हो और सियो सेउंग जान ने सीधे गेम में हराया। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को चाइना मास्टर्स सुपर 750 के फाइनल में कोरिया के विश्व नंबर 1 किम वोन हो और सियो सेउंग जान ने सीधे गेम में हराया। और पहले गेम में 14-7 की बढ़त के साथ शानदार शुरुआत के बावजूद सात्विक और चिराग ने 45 मिनट में 19-21 और 15-21 के स्कोर से फाइनल गंवा दिया और दूसरा विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक जीतने और हांगकांग ओपन में उपविजेता रहने के बाद यह उनका लगातार दूसरा फाइनल प्रदर्शन था और वे अपने खिताब की सूखी अवधि को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मैच में अपनी गति को बनाए नहीं रख सके और किम बोन हो और सियो सेउंग जान कठिन प्रतिद्वंदी सिद्ध हुए। उन्होंने फाइनल में अपना दबदबा दिखाया। अगला क्वेश्चन है कि रोम का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है BIOS या फार्म बियर का संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो जो डेविस कप है यह जो है टेनिस से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। NMMSS किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह जो है 2008 में शुरू किया गया था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरठ में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया और राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना NMMSS पर एक जागरूकता सत्र मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया
और यह आयोजना 2008 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो यह जो है श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है यह संपत्ति रखना यह शर्त नहीं है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है यह लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 50 है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो माई स्टोरी नामक आत्मकथा जो है यह है कमला दास ने लिखा है। और अगला है कि 42वां इंडियन आयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू होने वाला है, जिसमें शीर्ष भारतीय हॉकी खिलाड़ी और इंडियन आयल मुंबई तथा इंडियन नेवी मुंबई जैसे टीमें भाग लेंगी? तो यह जो है ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है? तो आश्रम व्यवस्था का सही क्रम जो है यह हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जो है यह तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला है कि बड़ी मात्रा में डट कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है यह विकिरण चिकित्सा है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डाक विभाग डीओपी और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है बीएसएनएल की मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करना और डिजिटल डिवाइड को बांटना है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी युवा महिला नेता अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो यह जो है अरुणा आसफ अली थी। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप जो है यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के किस द्वीप में स्थित है? तो यह जो है बैरन द्वीप में है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है।